प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर। इसके अंतर्गत जो सिमिलर टॉपिक हैं क्लाइमेटोलॉजी के, उनकी हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने देखा था सूर्य तप, और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है तापमान। वायुमंडलीय जो तापमान है उसके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए, वायुमंडलीय तापमान के अंतर्गत हमने तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में हमने देखा था। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में देखा था हमने। एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि उसके अंतर्गत अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, सागर से दूरी, स्थल व जल का स्वभाव, धरातल का स्वभाव, ढाल का स्वभाव, प्रचलित पवनें, मेघ वर्षा, सागरीय धाराएं, ये सारे के सारे जो कारक हैं, इन कारकों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि ये कारक किस प्रकार से तापमान को प्रभावित करते हैं। अब हम तापमान के वितरण की बात करेंगे। तापमान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, तापमान के वितरण की बात करते हैं हम, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, वो दो प्रकार से हमें दिखाई देता है। एक होता है तापमान का वितरण क्षैतिज दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर, या हम कह सकते हैं लंबवत। क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है और लंबवत ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल ये कहा जाता है। तापमान के वितरण की बात करेंगे तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों हमें दिखाई देते हैं, और इन्हीं दोनों वितरणों के बारे में देखेंगे कि क्षैतिज वितरण में तापमान के बारे में हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और ऊर्ध्वाधर के रूप में हम तापमान को किस प्रकार से पढ़ेंगे। क्षैतिज की बात हमने कर ली है, आपको शायद पता नहीं है। हमने एक टॉपिक किया था प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांश के बारे में। जब हमने अक्षांश को देखा था तो वो अक्षांश क्या है? वो तापमान का क्षैतिज वितरण है। एक बार फिर देख लीजिए। देखिए क्या होता है, तापमान के क्षैतिज वितरण में अक्षांशों का क्या महत्व होता है, ये देखेंगे। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। मुख्य अक्षांशों की बात करें। यहाँ पर तापमान कैसा पाया जाता है, टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कैसा पाया जाता है, और यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर। यहाँ पर जो टेम्परेचर पाया जाता है वो अधिकतम पाया जाता है ना? क्या पाया जाता है? अधिक। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान में क्या होगी? कमी होगी। लेकिन जब इस कर्क रेखा के क्षेत्र में आते हैं, किस क्षेत्र में? कर्क रेखा के क्षेत्र में आते हैं, तो इस विषुवत रेखीय जो अधिक तापमान वाला क्षेत्र है, इससे भी क्या मिलता है? अधिक मिलता है। इससे तापमान क्या मिलता है? अधिक, या हम ये कह सकते हैं अत्यधिक।
अधिक और अत्यधिक में अंतर होता है, ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि तापमान यहाँ पर कर्क रेखा की अपेक्षा क्या पाया जाता है, कम तापमान पाया। कर्क रेखा पर तापमान अधिक पाया जाता है, विषुवत रेखा पर तापमान कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में वायुमंडल की जो पारदर्शिता है वो क्या है, पारदर्शिता वायुमंडल की यहाँ नहीं पाई जाती। इसका अर्थ क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छादन है, बादल क्या है, प्रतिदिन दिखाई देते हैं। जब बादल प्रतिदिन बनेंगे तो क्या होगा, वर्षा होगी। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक दोपहर के वर्षा होती है, जिसके कारण तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी अपेक्षा हो जाता है, कर्क रेखा के क्षेत्रों की अपेक्षा। यहाँ पर वायुमंडल की पारदर्शिता स्पष्ट दिखाई देती है, पारदर्शिता स्पष्टतः दिखाई देती है। वायुमंडल की पारदर्शिता है मतलब प्रतिदिन बादल तो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर बादल स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ का तापमान इसकी अपेक्षा क्या है, कम। लेकिन इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर 66.5 में, यहाँ पर तापमान बिल्कुल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, न्यून तापमान। और अत्यधिक न्यून, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 से कम, माइनस में भी तापमान क्या मिल सकता है, बर्फ। यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या है, बर्फ जमी रहती हैं। यहाँ पर जो क्षेत्र हैं वो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं। यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो इस प्रकार से हम सामान्य बात करेंगे ना, हमेशा याद रखना, सामान्य बात करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ बताएंगे क्षैतिज वितरण में कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होगा, तापमान हमेशा कम होता चला जाएगा। लेकिन जब विशेष बीच वाले क्षेत्र की बात करेंगे, अब याद रखना भी इस कर्क रेखा के क्षेत्र को और इस मकर रेखा के क्षेत्र को सेम यही सिस्टम है। मैंने बताया था कि आप नॉलेज में रखना हमेशा, जो चीज़ ऊपर बता रहा हूँ वही सेम क्या है, नीचे। इन क्षेत्रों को एक नाम दिया जाता है अयनवर्तीय क्षेत्र। अयनवर्तीय क्षेत्र कौन से होते हैं, कर्क व मकर रेखा के जो क्षेत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अयनवर्तीय क्षेत्र। अयनवर्तीय क्षेत्रों में तापमान क्या मिलता है, अधिक मिलता है। सामान्य ये है कि ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और विशेष की बात करेंगे तो यहाँ पर आप स्पष्ट करोगे। देखिए पीछे मैंने देखा है कुछ बच्चों के कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो आप देखिए, आप मुझे किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार के ये कंसेप्ट हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसमें है क्या। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी पूछ सकते हो आप, आपको अधिकार है, ठीक है। और साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन आपको बता दूं। अब देखिए हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण की। क्षैतिज वितरण की अपेक्षा तापमान का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है, लंबवत वितरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्षैतिज वितरण आपने देख लिया है, अब हम बात करेंगे लंबवत वितरण की। लंबवत वितरण के अंतर्गत
क्या चीज़ स्पष्ट होती हैं? दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी लंबवत वितरण में। तापमान का लंबवत वितरण। दो चीज़ों में पहले मैं बता रहा हूँ आपको, सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। क्या होता है कि धरातल से आप वायुमंडल में, या हम ये कह सकते हैं कि धरातल से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तापमान में परिवर्तन दिखाई देगा कि तापमान धरातल है और धरातल से ऊपर जाएंगे, तापमान क्या होता चला जाएगा? तापमान कम होता चला जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर बोलते हैं। और इस दर को आंकलित किया गया है कि कितने दूरी पर जाने पर तापमान कितना कम होता है, एक सामान्य आंकलन भी है। वो आंकलन क्या है? देखिए, हम बात करते हैं 165 मीटर ऊपर जाएंगे, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान कितना कम हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट कर मैं 1000 मीटर की बात करता हूँ, तो 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान कितना कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सामान्य ताप ह्रास दर। कई बार क्या होता है, आपको ये जो इकाई है ये इकाई परिवर्तित मिलेगी। कैसे मिलेगी? वो बात करेगा मीटर की, बात नहीं करेगा, वो बात करेगा फिट की। 1000 फीट पर जाने पर तापमान कितना कम होता है? आपा की है थोड़ा ज़्यादा शाणा नहीं ना फिट गलत दे दिए, मीटर में ही है। गुरुजी हम बताए है मीटर में 1000 मीटर ऊपर जाऊँगा 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। बात ऐसी नहीं है। 1000 मीटर की बात करेगा, तापमान बताएंगे आप सेल्सियस में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम। अगर बात करता है 1000 फीट की, तो 1000 फीट की बात करेगा तो यहाँ पर जो तापमान की इकाई है, जैसे यहाँ पर मीटर से फीट में बदल गई है, वैसे यहाँ से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल जाएगी। इकाई दोनों की परिवर्तित हो जाएगी। इकाई दोनों की परिवर्तित होगी तो हम ये कहते हैं कि 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिट की बात करेंगे तो ये आएगी, और मीटर की बात करेंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। तो इसको बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। अब दूसरी दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरे की बात करेंगे हम, तो दूसरे में क्या है? दूसरे को बोलते हैं रुद्धोष्म, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ये सामान्य है। दूसरे की बात करेंगे रुद्धोष्म। इसको बोलते हैं एडियोबैटिक लैप्स रेट। एडियोबैटिक रुद्धोष्म ताप ह्रास दर क्या होती है? देखिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु, इस वस्तु का तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक है। ये वस्तु न तो ये बाहरी माध्यम है, बाहरी माध्यम है, न तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा या तापमान प्राप्त करती हैं, और न ही ये बाहरी माध्यम को ऊष्मा देती है, न ग्रहण करती हैं न त्यागती हैं। लेकिन फिर भी क्या है
तापमान में परिवर्तन आ जाता है, वो कैसे आता है, उस दर को हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। कोई वस्तु न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ग्रहण करे, लेकिन फिर भी तापमान में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। कोई वस्तु न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न बाहरी माध्यम से ऊष्मा ग्रहण करें, लेकिन फिर भी तापमान में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर बोलते हैं। अब ये प्रक्रिया क्यों होती है, न तो ऊष्मा ले रही है न दे रही है, लेकिन फिर भी तापमान परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है? तो देखिए इसके पीछे जो रीज़न है वो देखिए, एक ही रीज़न होता है, वायु का प्रसरण व संपीड़न, इसके कारण क्या हो जाता है, तापमान में परिवर्तन आ जाता है। अब ये क्या चीज़ है, प्रसरण का मतलब होता है फैलाव और संपीड़न का मतलब होता है दबाव। यहाँ फैल जाती हैं और यहाँ बिल्कुल कंजेस्टिव हो जाती है, दब जाती है। अब देखिए कैसे, एक उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि इस क्षेत्र का तापमान, इस यहाँ पर कोई वायु है, उस वायु का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये वायु पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं, फैल गई ये वायु, तो इस वायु का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पूरे क्षेत्र को कवर करेगी तो अपने आप में नष्ट हो जाएगी ऊष्मा, क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 10 डिग्री टेम्परेचर। अगर ये वायु क्या हो जाती है, एक स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं, कंजेस्टिव हो जाती हैं, तो इसका तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए न तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा ग्रहण की इसने, न इसने त्यागी है, तो भी क्या है, तापमान में परिवर्तन हुआ है। तो ये तो था सामान्य चीज़, और यहाँ वायु का क्या हो गया, प्रसरण, फैलाव हो गया, और यहाँ वायु का क्या हो गया, संपीड़न। तो वायु के प्रसरण और वायु के संपीड़न के कारण क्या है, जो तापमान में परिवर्तन दिखाई देता है, उसी परिवर्तन को आप किस चीज़ से संबोधित करोगे, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। और इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत दो चीज़ें आपको दिखाई देगी, एक तो शुष्क एडियोबैटिक दर और एक आर्द्र एडियोबैटिक दर। दो दरें आपको दिखाई देगी, उन दोनों दरों को हम देखेंगे आगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको तो आप बता सकते हैं मुझे, और उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। आपको कोई परेशानी है किसी भी प्रकार की कोई कंसेप्ट में, तो आप आसानी से मेरे को पूछ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है सेम है बीए बीएड सेकेंड ईयर में और बीए फर्स्ट ईयर में। तो इस प्रकार से हमने आज जो चीज़ देखी है वो है तापमान के बारे में, और तापमान के अंतर्गत हमने बात की है तापमान के वितरण के बारे में। क्षैतिज देखा है हमने, लंबवत अभी बचा हुआ है, हम देखेंगे शेष भाग अगली कक्षा में।
आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लगातार नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।